हाय गाइस, आज मैं मेरा हेल्थ के बारे में एक अपडेट देने वाला हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बनाया था कि आई एम इन पेन करके। कहने का मतलब था मेरा जो कंडीशन था वो एक सीरियस कंडीशन है, जैसे कि अगर इंग्लिश के टर्म से कहूँ तो एनल फिस्टुला करके मैं एक कंडीशन से गूंज रहा हूँ। पिछले 2 मंथ से सफ़र कर रहा हूँ। इमेंस पेन होता है हर एक बोवल मूवमेंट्स के बाद, और पर्टिकुलरली अगर स्ट्रेन्ड बोवल मूवमेंट होता है तो और भी दिक्कत होती है। अक्सर ये चीज़ कोई ओपनली आके नहीं बोलते हैं, थोड़ा शर्माते हैं, बट मैं शर्माना नहीं चाहता हूँ बिकॉज और ये जो कंडीशन है बहुत पेनफुल होता है कंडीशन। तो पेन की अगर बात करते हैं तो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फिस्टुला प्लस उसका साइज़ क्या है, प्लस वो लोकेशन किस जगह पे बेस पे है। जैसे कि अगर एनल रीजन में हो या रेक्टम के पास हो तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और प्लस साइज़, अगर फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर के ऊपर उसका जो डेप्थ है जाता है तो 3 सेंटीमीटर अगर हो तो इस ये है कि लार्ज फिस्टुला कहा जाता है। अगर 2 सेंटीमीटर हो तो 2 सेंटीमीटर के अंदर हो तो एक स्मॉल और सिंपल फिस्टुला कहा जाता है। 2.5 हो तो मॉडरेट होता है, स्मॉल और मॉडरेट के बीच में होता है, तो ये भी सिंपल कह सकते हो। अगर उसका लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर के ऊपर होता है तो लार्ज फिस्टुला कहा जाता है। और अगर वो मल्टीपल ब्रांचेस लेके डिफरेंट डिफरेंट जगहों में आता है तो ये कॉम्प्लेक्स फिस्टुला कहलाता है। मेरे को उतना तो डिटेल्ड नहीं पता है, थ्योरेटिकल मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े इसके बारे में, तो ऐसे ही मैंने जानकारी प्राप्त की अपने खुद की कंडीशन की। जैसे कि क्या होता है गाइज, पहले फिस्टुला आने से पहले पेरी एनल एब्सेस करके कुछ होता है। मतलब वो जो एनल केनाल की जो ओपनिंग होती है ना, जहाँ से हम मोशन पास करते हैं, फीसस बाहर करते हैं ना, तो वो ओपनिंग में जैसे कि आप अगर प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हो या उसको उस एनल स्पिंस्टर करके उसका जो मसल होता है ना, अगर उसमें अगर कुछ किस्म का ट्रॉमा हो जाती है, तो जैसे कि अगर बहुत देर से आप बैठने का काम करते हो या आप आई मीन कंजस्टेड वे में फॉर एग्जांपल ट्रैवल करते हो और कंजस्टेड सीट्स होते हैं ना, पर्टिकुलरली ट्रेन में हो या बस में हो, उससे अगर आपको कुछ ट्रॉमा हुआ है तो वहाँ से उस एरिया से पस डिस्चार्ज करके होता है। वो होने के बाद क्या होता है, अगर वो ड्रेन नहीं करते हो तो ऑफकोर्स क्या होगा, वो इन्फेक्शन स्प्रेड होगा दूसरे ऑर्गन्स आसपास के रीजन्स में, जैसे कि रेक्टम है या एनस है, और भी सारे इंटेस्टाइन्स में बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे ना, उसमें फैल सकता है। तो और ये पस डिस्चार्ज होने के बाद 50% चांसेस होते हैं एनल फिस्टुला होने के। हमेशा ऐसा नहीं है कि वो पस डिस्चार्ज होने के बाद फिस्टुला हो जाएगा करके, ऐसा नहीं है, बट 50% चांस हो सकता है वो पेरी एनल एब्सेस आने के बाद एक फिस्टुला का खुद का वो एक ट्रैक क्रिएट कर लेता है और वो एक होल जैसा फॉर्म हो जाता है वो एनल रीजन में। ठीक है, पेरी एनल कहते हैं ना, उस रीजन में एक होल जैसा फॉर्म करके वो खुद का अपना ट्रैक क्रिएट कर लेता है और मतलब दूसरे ऑर्गन्स के साथ एक चैनल क्रिएट कर लेता है अपना खुद का चैनल कम्युनिकेट करने के लिए। तो इससे क्या होगा गाइस, एक होल सा फॉर्म हो जाएगा, उसमें एक ट्रैक जैसा हो जाएगा, एक पाथवे, जिससे वो उस पाथवे के जरिए दूसरे ऑर्गन से बात कर सकता है। अब ये पाथवे कितना डीप जाता है, ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फिस्टुला का, इसी को हम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फिस्टुला कहते हैं। जैसे कि कितना डेप्थ हुआ और लोकेशन कहाँ पे है, अगर एनल के करीब है तो वो शायद लोकेट करने में आसान हो जाएगा, अगर रेक्टम के करीब है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो मेरे कंडीशन में एनल के करीब था, इजीली लोकेट कर पाए मेरे जो सर्जन हैं। और ये कंडीशन जो होता है ना, ये बहुत सीवियर कंडीशन है, सीरियस कंडीशन है। अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ते हैं तो एक कैंसरस के तौर पे बदल सकता है। अगेन ये रेयर केसेस में कह रहा हूँ, रेयर केसेस में ये अगर इट्स लेफ्ट अनट्रीटेड ये कैंसरस भी हो सकता है। इसी अगर आपको किसी भी किस्म का अगर खांसते वक्त या स्नीज करते वक्त अगर आपको उस एरिया में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है आपका एनल फिस्टुला के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक वन ऑफ द सिम्टम है, अगर खांसते हैं और उस जगह में दर्द होता है तो उसका मतलब है कि आपको शायद चेक करना पड़ेगा कि अगर आपको फिस्टुला है या नहीं करके। मेरे कंडीशन में यही था, ऐसे ही मैंने डिटेक्ट किया। जैसे कि प्रोलॉन्ग सिटिंग कर रहा था, एक टाइम ट्रैवल कर रहा था पर्टिकुलरली, उस वक्त ही मेरे को इमेंस पेन होने लगा और पस भी उस जगह में फॉर्म हुआ और सर्जन ने मेरा पस को ड्रेन किया और ड्रेन करने के बाद वो खुद एक होल जैसा फॉर्म हो गया और उसका एक ट्रैक कहते हैं ना, फिस्टुला ट्रैक कहते हैं, वो भी फॉर्म हो गया। तो इससे क्या होगा गाइस, एक फिजिकल एग्जाम डॉक्टर ने किया, तो उस फिजिकल एग्जाम में क्या हुआ, एक मेटालिक प्रोब कहते हैं, एक बहुत सुई जैसा बड़ा मेटालिक ट्यूब होता है, वो इंसर्ट करके वो डेप्थ को एनालाइज करते हैं, कितना लाइक एक्सटर्नल ओपनिंग जो एक होल जैसा दिखता है उसका एक इंटरनल ओपनिंग होता है, वो अंदर प्रोब डाल के चेक करते हैं कि अगर सही से होल है या नहीं करके, और एक उसका एक इंटरनल ओपनिंग होता है ना, वो भी इस प्रोब के जरिए पता चलता है। मेरे केस में मेरा जो फिस्टुला का लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर था और एक मॉडरेट साइज़ है, लार्ज तो नहीं है, बट स्टिल एक इमीडिएट एक्शन वाली कंडीशन ही हो गई थी। और उसके बाद क्या किया मैंने, पहले मैंने एक गैस्ट्रो सर्जन से कंसल्ट किया, उन्होंने प्रोक्टोस्कोपी किया और प्रोक्टोस्कोपी करने के बाद और एक सीटी स्कैन भी मैंने उठाया वो जो एनल रीजन का। उसके बाद ये सब एग्जाम्स के बाद पता चला कि मेरे को एनल फिस्टुला हुआ है करके। उसके बाद उन्होंने कुछ इंग्लिश एलोपैथी में कुछ प्रोसीजर है, जैसे कि फाइब्रिन ग्लू वाला ट्रीटमेंट उन्होंने कहा, बट उसका रिकरेंस रेट है 50% से ज़्यादा है, तो फ़ायदेमंद नहीं है और एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, उन्होंने ये सब सजेस्ट किया। उसके बाद कुछ फिस्टुलोटोमी करके ऐसा कुछ प्रोसीजर है, उसमें भी कुछ उसके बाद उन्होंने वो एक काइंड ऑफ रबर बैंड लिगेशन भी कहते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने कहा,
जैसे कि वो जो एरिया है ना फिस्टुला का एरिया, उसमें एक रबर बैंड बांध देंगे ताकि वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो ओपनिंग जो है क्लोज हो जाएगा। उसके बाद खुद ये फिस्टुला का वुंड है वो ऑटोमेटिकली खुद हील करेगा, वो रबर बैंड लिगेट करने के बाद। वो एक मेडिकेटेड रबर बैंड होगा। तो अगेन वो सब पेनफुल प्रोसीजर है और उसका रिकरेंस रेट्स जो है वो ज़्यादा है। लेज़र सर्जरी भी उन्होंने रिकमेंड किया, जैसे कि वो लेज़र के जरिए वो फिस्टुला को बर्न करेंगे और वो खुद वो फिस्टुला ट्रैक को पिघलाएंगे, मतलब निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ लेजर ट्रीटमेंट। तो वो भी लेजर फिस्टुलोटोमी भी बहुत एक्सपेंसिव भी है, प्लस उसके रिकरेंस होने के चांसेस भी ज़्यादा है। उसके बाद साइड इफेक्ट्स भी उन्होंने मेंशन किया कि बोवल इनकंटिनेंस हो सकता है, मतलब अर्ज टू गो टू अ बोवल और अर्ज फॉर अ बोवल मूवमेंट, और कुछ 2-3 साइड इफेक्ट्स भी उन्होंने मेंशन किया। तो ये सारी चीज़ दिमाग में रखते हुए मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या नेक्स्ट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट था करके। उसके बाद मैंने थोड़ा ऑनलाइन रिसर्च किया, तो मेरे को एक ट्रीटमेंट इसके बारे में आया मेरे को। इसका नाम है अक्षर सूत्र। वो क्षार सूत्र जो है अगेन वेरी सिमिलर टू रबर बैंड लिगेशन है, फिस्टुलोटोमी का एक सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसीजर है, बट इसमें क्या होगा, थ्रेड बैंड लिगेशन कहते हैं इस अक्षर सूत्र थेरापी को, जो कि एक बहुत ओल्ड 3000 BC पुराना वाला ये ट्रीटमेंट है, जो कि उस ज़माने में जो ऋषि मुनीज होते थे ना, वो यही ट्रीटमेंट अपनाते थे। तो आयुर्वेदा मतलब एक ओवरऑल वेलबींग के हिसाब से आता है सारा। लाइक आयुर्वेदा सिर्फ ये एक बॉडी पार्ट पे नहीं वर्क करता गाइस, सारे ह्यूमन बॉडी पे वर्क करता है एक ओवरऑल वेलबींग के हिसाब से। और मैंने ज़्यादा रिसर्च करना शुरू किया एक शस्त्रसूत्र के बारे में, ये क्या होता है करके। मतलब शस्त्रसूत्र एक 99% एफिशिएंट प्रोसीजर है, एक पारा सर्जिकल प्रोसीजर कहते हैं। एक सर्जर ये एक्चुअली में एक सर्जरी नहीं है, बट एक प्रोसीजर है, मेडिकल प्रोसीजर कह सकते हो, विदाउट एनी इंसिशन, मतलब नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, वेरी सिमिलर टू फाइब्रिन ग्लू ट्रीटमेंट, जिसे मैंने कहा पहले। पेशेंट को एनेस्थीसिया डाल देते हैं, लाइक जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, उसके बाद वो जो फिस्टुला का ओपनिंग होता है वहाँ पे ग्लू प्लेस कर देते हैं। वो ग्लू क्या करता है, वो दोनों फिस्टुला ट्रैक ओपनिंग, इंटरनल ओपनिंग और एक्सटर्नल ओपनिंग को जोड़ देता है। जोड़ के बांधने से मतलब वो खुद क्या होगा, ग्लू डालेंगे तो स्टिक हो जाएगा ना, दो ओपनिंग क्लोज हो जाएंगे, एज ए रिजल्ट ऑटोमेटिकली वो जो फिस्टुला ट्रैक्ट है घुल के हील हो जाएगा, वुंड में बदलेगा, उसके बाद हील होगा। तो इस वेरी सिमिलर टू उस ट्रीटमेंट के हिसाब से वेरी सिमिलर है क्षार सूत्र, बट आई मीन पढ़ने में बहुत आसानी दिखता है, बट एक्चुअल प्रोसीजर डिफरेंट है टोटल मिला के। और ये क्षार सूत्र के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जैसे कि जब प्रोब डालते हैं ना, तो ये क्षार सूत्र क्या है पहले ये बताता हूँ। एक थ्रेड है, इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं, जैसे कि टर्मरिक है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है इसमें, हर्बल मेडिसिन कहूँगा, वो सारे कोट करके आई थिंक 5 से 11 कोटिंग होता है इस थ्रेड में। एक फैब्रिकेटेड थ्रेड है कॉटन लिनन वाला। और ये थ्रेड और आपका जो रिजल्ट आउटकम है, ये क्वालिटी ऑफ द थ्रेड और डॉक्टर कितने स्किलफुल हैं इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। डॉक्टर बहुत माहिर है इस फील्ड में, अगर वो एक अच्छे प्रोक्टो सर्जन हैं तो ये काम बहुत आसानी से वो कर देंगे। लाइक वो जो इंटरनल ओपनिंग और एक्सटर्नल ओपनिंग, एक्सटर्नल और इंटरनल ओपनिंग होता है ना फिस्टुला ट्रैक का, उसमें वो दो ओपनिंग्स को कनेक्ट करके ये थ्रेड जो है घाटी बांधी जाती है ताकि, और बेसिकली ये थ्रेड जो है कटिंग का एक्शन करेगा, वो फिस्टुला को काटेगा विद द हेल्प ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल नहीं मतलब हर्बल प्रॉपर्टीज, जितने भी उसमें हर्ब्स हैं ये सारे कटिंग के लिए मदद करेंगे। तो थर्ड या सेकेंड डे में ये प्रोसीजर शुरू होगा, जो कि जैसे ही पहली बात सर्जन एक्चुअली दो किस्म के टेक्निक है गाइस। एक इन्फेंट फीडिंग ट्यूब रख के वो थ्रेड को गाइड किया जाता है इंटरनल ओपनिंग एक्सटर्नल ओपनिंग के थ्रू इंटरनल ओपनिंग को, ठीक है। उसके बाद वो थ्रेड को खींच के दो एंड्स में बांधे जाते हैं। तो पहला जो है मेटालिक ट्यूब डालते हैं, मेटालिक प्रोब, जो कि बहुत दिक्कत देगा आपको, वो ट्रेडिशनल टेक्निक है, लेकिन ये शस्त्रसूत्र को रिसेंटली अपग्रेड किया हुआ है डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ने। तो इन्फेंट फीडिंग ट्यूब की मदद से आपको पेन थोड़ा कम होगा। मेरे केस में मुझे मेटालिक प्रोब ही डाला गया, तो मेरे को एक्चुअली आज ही मैंने प्रोसीजर कराया गाइस। ट्रस्ट मी, इतना पेन हुआ मेरे को, लाइक ऐसा पेन हुआ कि जैसे कि मेरा हाथ को किसी ने विदाउट आई मीन इंटेंशनली किसी ने आके मेरा हाथ को तोड़ा हो, इतना दर्द हो रहा है मेरे को मेरे हाथ से वॉकिंग करने नहीं हो रहा है और बैठने नहीं हो रहा है, इतना दर्द दे रहा है। आज प्रोसीजर कंप्लीट हुआ मेरा, पहला सिटिंग। सिंस मेरा फिस्टुला उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो शायद 1-2 सीटिंग से ही खत्म हो जाएगा, ऐसे ही लग रहा है। बट डॉक्टर ने कहा कि एक सेटिंग में ही अच्छा हो जाएगा, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया मेरे को। और मुख्य बात है कि जब डॉक्टर एनेस्थीसिया 2 किस्म का होता है, एक इंजेक्शन दे सकते हैं वो एनल रीजन में, वो एनल के ओपनिंग में, और सेकेंड है एक कुछ लाइको जेली करके आता है, शायद वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो एक जेल किस्म का है, हाथ से ऐसे ही लगा सकते हैं यूजिंग द ग्लव्स। अगर वो नहीं है तो शायद इंजेक्शन दे सकते हैं। मेरे को इंजेक्शन नहीं दिया, अगेन इंजेक्शन लगाते वक्त भी इतना दर्द होता है इस मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि कितना दर्द हो रहा है करके, क्योंकि इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। पेन टॉलरेंस होता है ना, पेन टॉलरेंस इंडिविजुअल्स पे डिफर करता है, लाइक वो कैसे आते हैं करके। मतलब कोई हो सकता है कि किसी का इंड्योरेंस ज़्यादा होता है ना, मेरा बचपन से ही पेन टॉलरेंस लेवल अच्छा रहा है, इसी वजह से मैं बैर कर सका, बट स्टिल इट वॉज एक्सट्रीम पेन गाइस, एक्सट्रीम पेन था मेरे को जब प्रोसीजर किया डॉक्टर ने। तो डॉक्टर ने मेरे को एक पेन किलर लिख दिया अल्ट्रासेट करके, वो मैंने खाया है अभी। तो खा के थोड़ा सा दर्द कम हुआ है, बट स्टिल ये शायद नेक्स्ट 4 to 5 डेज़ के लिए मेरे को लेना पड़ेगा, तभी जाके दिक्कत नहीं होगी मेरे को, दिक्कत मेरी कम होगी। विद रिगार्ड्स टू पेन कह रहा हूँ, अल्ट्रासेट करने का एक पेन किलर दवा है, जिसमें ट्राइडामोल है, पैरासीटामोल है,
कुछ है ऐसा करके केमिकल, 3 केमिकल मिलके अल्ट्रासेट आता है, और एक एंटीबायोटिक भी उन्होंने दिया है सिप्रोबिट करके 500 mg का दिया है उन्होंने टैबलेट। ये शायद कुछ भी उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन इस प्रोसीजर के जरिए ना हो, एक प्रिवेंटिव मेजर है ये एंटीबायोटिक का, वो भी दिया है उन्होंने। अब नेक्स्ट 4 to 5 डेज के लिए मेरे को लेना पड़ेगा। तो इसके पहले गाइस, इस आज सर्जरी के पहले डॉक्टर ने मैं फ्रीक्वेंट विजिट्स करता था, 10 डेज मैं रेगुलरली जाके आ रहा हूँ चेकअप के लिए, और रोज़ को अगर कुछ भी पस फॉर्म होता है ना वो ड्रेन करके भेजते थे मेरे को, कुछ हर्बल पेस्ट वगैरह लगा के उस जगह में, पर्टिकुलरली विद इन वो एनल रीजन है ना, उसमें उन्होंने पेस्ट वगैरह लगा के भेजा मेरे को। और कुछ लास्ट 10 डेज से मैं हर्बल मेडिसिन ले रहा हूँ। टैबलेट का नाम भी बता सकता हूँ, रेक्टोन करके एक टैबलेट रेक्टोन है, और दूसरा शायद अलोपा है। तो अलोपा का काम यह है कि कॉन्स्टिपेशन ना होने से मदद कर रहा है, और जो रेक्टोन वाला मेडिसिन है वो भी एक हर्बल मेडिसिन है, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं थे इसमें। जैसे कि ये रेक्टोन वाला टैबलेट जो मैंने कहा, ये फिशर, फिस्तुला और हेमोराइड्स यानी पाइल्स, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, ये 3 कंडीशन को भी ये फिक्स करने में मदद करता है, ऐसा करके उसमें टैबलेट में लिखा हुआ है। लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा ये, बट पाइल्स और जो फिशर है दोनों सिमिलर कंडीशंस हैं, बट इसके कॉस्ट डिफरेंट होते हैं। ये दो तो वो पक्का ये टैबलेट हील कर सकता है, ये क्यूर कर सकता है, बट फिस्तुला के लिए कोई क्यूर ही नहीं है, सर्जरी एक ही ऑप्शन है। तो मेरे को पता नहीं कि क्यों वो टैबलेट में ऐसा लिखा है करके, दैट इट क्यूर्स फिस्तुला करके भी लिखा था, बट ऐसा फैक्ट नहीं है। बट टैबलेट वॉज गुड एक्चुअली। दर्द, लेकिन ये जो टैबलेट है इसमें दर्द कम होता है। अगर आपका पाइल्स का दर्द है या फिशर का दर्द है या फिस्तुला का भी दर्द है, ये रेक्टोन टैबलेट जो मेरे डॉक्टर ने मेरे को प्रिस्क्राइब किया, खाने से मेरे को दर्द कम हुआ। लेकिन आप ऐसे सब जाके खुद नहीं लेना चाहिए, आपको प्रॉपर एक मेडिकल डॉक्टर, सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ये सब खाना पड़ेगा। ये मेरे केस में मैं बता रहा हूँ। और 2 दिन में मेरा ये थ्रेड जो रिमूवल है, पर्टिकुलर रिमूवल ही कहा है, थ्रेड चेंजिंग के बारे में कुछ उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि ये पहला वाला सीटिंग है, इसी में अच्छा हो जाएगा करके उन्होंने मेरे को एक अश्योरेंस दिया है। तो शायद मेरा सेकंड सीटिंग हो ना हो ये मेरे को पता नहीं, बट मैं होप करता हूँ कि मैं खुदा से दुआ करूँगा कि ये पहली सीटिंग में अच्छा हो जाए। और थ्रेड रिमूवल या थ्रेड चेंजिंग प्रोसीजर भी बहुत तकलीफ देने वाली है किसी को भी। और जो उन्होंने इंजेक्शन में एनेस्थीसिया लगाया ना, वो एनेस्थीसिया लगाने के बाद भी मेरे को उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि दर्द ऑब्वियसली दे रहा था, इमेंस पेन किया मेरे को। लाइक एक हद तक जब उन्होंने वो जो मेटालिक प्रोब जो इंसर्ट किया, उसमें जो थ्रेड बांध के वो गाइड करते हैं वो एक्सटर्नल ओपनिंग के थ्रू, जब तो इतना दर्द दिया कि मेरे को लग रहा है कि मेरी जान चली गई थी, उतना दर्द दे रहा था। और बिकॉज जो मैंने डॉक्टर मैं कंसल्ट कर रहा हूँ वो बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत एज भी है, उसका मतलब है शायद डॉक्टर बहुत सारे सर्जरीज किए होंगे ऑलरेडी, और एक माहिर भी होंगे। और उनका जो कॉस्ट की अगर बात करूँ, ऑलरेडी मैं 40,000 बन चुका हूँ मेरे इस इलाज के लिए। तो अंत में यही कहना चाहूँगा, अगर आप भी इस कंडीशन से तकलीफ उठा रहे हैं, तो अगर आप पूछते हो कि आपको भी एक शर्त सूत्र कराना है क्या नहीं करके, बट मैं आपके लिए मैं यही कहूँगा कि मैं पहली बात एक और वीडियो डालूंगा। अगर अच्छा हो गया मेरा ये जो कंडीशन इस थ्रेडिंग के बाद, थ्रेड रिमूवल के बाद, मेरा वुंड जो है वो एनल फिस्तुला का अगर वो कंप्लीटली हील हो जाता है, तो एक और वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। और ऑफ कोर्स अगर ये अच्छा हो जाता है तो आई विल बी लाइक एटमोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, राइट। क्योंकि मैंने ये दर्द झेला है, इसका मतलब नहीं कि वो दर्द दैट इज़ द पेन दैट आई हैव सफर्ड हैज़ गॉन इन पेन, ऐसा नहीं है। और जो मैंने पैसे भी खर्च किए हैं, ऑफ कोर्स दर्द होगा आपके लिए, बट अगर अच्छा हो गया तो इट विल बी वर्थ द पेन दैट आई सफर्ड। मतलब जो रिजल्ट है, एंड रिजल्ट है, अच्छा है। तो जो भी दर्द मैंने झेला है वो एक फ़ायदा के लिए ही झेला था, ठीक है। आउटकम अच्छा था, आउटकम आने से पहले थोड़ा दर्द हुआ है मेरे को, तो आई विल बी फाइन विद इट। अगर अच्छा नहीं होता तभी जाके मैं और भी डिप्रेस्ड या डिसअपॉइंटेड फील करूँगा। अगर अच्छा हो गया तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा, जाइए और ये शर्त सूत्र को अपनाइए और इसका फ़ायदा उठाइए। और ये भी कहूँगा कि दर्द इज़ टेम्पररी, पेन इज़ टेम्पररी गाइस, आपको झेलना ही पड़ेगा। मैंने डॉक्टर साहब से यही सुन रहा था कि ये पेन का वजह से ही कई लोग शर्त सूत्र को ऑप्ट नहीं करते हैं करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेन को झेलना चाहिए, एंड रिजल्ट अच्छा ज़रूर होगा। आप जाइए, शर्त सूत्र करवाइए, यही मेरा वर्डिक्ट होगा आप सभी के लिए। बट आपके लिए यही कहूँगा, वेट करिए मेरा जो ओवरऑल रिकवरी और हीलिंग प्रोसीजर के बाद मैं एक और वीडियो डालूंगा और ज़रूर रिकमेंड करूँगा उसमें। दर्द तो टेम्पररी होता है ना, कभी भी दर्द होने से डरिए मत। आई मीन तो कहते हैं ना, आपने ऐड में भी सुना होगा, माउंटेन ड्यू के डर के आगे जीत है करके। तो यही जो फियर है, उस फियर की वजह से आप ट्रीटमेंट को डिले मत करिए, जल्द से जल्द जाइए और शर्त सूत्र थेरेपी का पूरा फ़ायदा उठाइए। और शर्त सूत्र में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है गाइस, जो ट्रेडिशनल हमारे मॉडर्न सर्जरीज में जितने भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसमें 0 साइड इफेक्ट्स हैं, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और मर्द से जो विमेन होते हैं ना, इनका पेन टॉलरेंस लेवल ज़्यादा होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल सिंपल सा दे सकता हूँ, सभी के माँ होती है ना, जो उन्होंने वो डिलीवरी का वक्त जो पेन झेला है ना, उस पेन के मैच कोई पेन नहीं है गाइस। ये भी जो पेन मैं मेंशन किया, शायद वो उस लेवल का पेन नहीं होगा। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ हर माँओं को, लाइक हर माइयों को, और घर पे आपकी औरतें हैं ना, अगर आपकी बीवियाँ हों, उन्हें हमेशा अटमोस्ट रेस्पेक्ट दीजिए। और अगर अब फॉर एग्जांपल अगर मेरी माँ अगर उतना दर्द नहीं झेलती तो शायद मैं आपके सामने वीडियो नहीं बना रहा होता। तो इसी वजह से कहता हूँ कि रेस्पेक्ट टू एवरी मदर आउट देयर एंड रेस्पेक्ट टू एवरी वाइफ हु इज गोइंग टू गिव बर्थ टू अ न्यू चाइल्ड इन आई मीन टुडे और टुमारो और इन नियर बाई फ्यूचर एंड विथस्टैंडिंग ऑल दैट इमेंस पेन। तो उन हर औरतों को मैं एक सल्यूट देना चाहता हूँ। एंड दिस पेन आई टॉलरेटेड इज नो मैच टू दैट पेन।
तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइस ऐसे वीडियो दीजिए, स्टार्ट बाय। और ये शरसूत्र का जो कॉस्ट है ये इंश्योरेंस पे आपको नहीं कवर होगा, बिकॉज एक ट्रेडिशनल सर्जरी में नहीं आता है। जैसे कि मैंने कहा, पैरा सर्जरी है, एक नॉन इन्वेजिव मेडिकल प्रोसीजर कह सकते हैं, जहाँ पे इंसिशंस या कट्स नहीं लगाते हैं सर्जन, और इमीडिएटली आपको प्रोसीजर के बाद एक 30 या 40 मिनट्स में आपको घर भेज देंगे। तो एक हॉस्पिटल में एडमिट होने की भी जरूरत नहीं है। तो इसी वजह से ये मेडिकल इंश्योरेंस यानी हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं कवर होता है। और गाइस जितने भी मैंने इंग्लिश मेडिसिन के सर्जरीज बताए, जैसे कि लेजर सर्जरी की बात कर रहा था, इन सारे सर्जरीज में जितना भी आप सर्जरीज, फाइब्रिंग ग्लू ट्रीटमेंट, ये सारे पेनलेस प्रोसीजर्स होंगे, क्योंकि आपको एनेस्थीसिया शायद स्पाइनल एनेस्थीसिया दे सकते हैं या शायद जनरल एनेस्थीसिया डाल के कर सकते हैं। तो लोकल एनेस्थीसिया डालोगे थोड़ा सा तो पेन एक्सपेक्ट करना ही पड़ेगा आपको, बिकॉज मेरे केस में लोकल एनेस्थीसिया दिया गया, वो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ मेरे को। पेन तो एक्सट्रीम था ही था, तो मेरे को झेलना ही पड़ा आज मेरा जो शस्त्र हुआ। एंड अगर आप इंग्लिश में जाना चाहते हो तो ज़रूर डॉक्टर आपको लेज़र सर्जरी रिकमेंड कर सकते हैं, या कुछ एक और भी टेक्निक है, सेटॉन टेक्निक करके कुछ है, वो भी है, लिफ्ट टेक्निक करके है। ऐसा बहुत सारा मेडिकल प्रोसीजर्स हैं जो कि इंग्लिश मेडिसिन में आएगा। वो डॉक्टर आपको बेस्ट एनालाइज करके बताएंगे कि क्या आपके केस में बेस्ट है करके। शायद आपको MRI स्कैन लेने को कह सकते हैं, या कुछ एंडोस्कोपी करने को बोल सकते हैं। ऐसा कुछ ज़्यादा एग्जामिनेशंस होता है। और प्रोक्टोस्कोपी एक बेसिक है, एनोस्कोपी है। सब बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो कि आपको क्लियरली बताएंगे कि फिस्टुला का लोकेशन क्या है, साइज क्या है, और अगर मल्टीपल ब्रांच रखा है या नहीं करके। सो ये सारा चीज़ आप डॉक्टर के कंसल्ट करने के बाद ही पता चलेगा, अगर आप एक प्रोक्टो सर्जन इन द फॉर्म ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करते हो तो।